शुरू करते हैं। कल हमने आपको एक प्रॉब्लम दी थी, इस प्रॉब्लम में से दो इंक्लाइन प्लेन थे इक्वल, मतलब सेम टू सेम, लेकिन एक वाला स्मूथ था, स्मूथ मतलब उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 था, लेकिन एक यहाँ पे रफ था जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमने मिल दिया था। हमने किसी ब्लॉक को यहाँ पे रखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ जरा। जैसे रखा था अभी यहाँ पे नीचे फोर्स, तो ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है, तो ये डिस्टेंस मान लो चलता है x, कितना चलता है x, तो इसको उस x चलने में कितना टाइम लगा यहाँ पे t। आएगा समझ में। डिक्टो यही ब्लॉक इस रफ सरफेस पर भी यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है x, लेकिन इसको अभी ये रफ सरफेस है तो क्या थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ये, और स्लो हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे इसको टाइम लगता है k, और ये k जो है ये ग्रेटर देन 1 ही होगा हमेशा। कितना होगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि रफ सरफेस है। आएगा समझ में। तो अपने को इस k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक का सीन क्लियर है। चलिए अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं यहीं पे बना रहा हूं आपके सामने, नीचे की ओर क्या बेटा mg लगता है, इधर की ओर अपन हमेशा cos थीटा mg cos थीटा, इधर नीचे की ओर mg sin थीटा mg sin थीटा। अगर इसका एक्सेलरेशन a नीचे की ओर है तो शुरू फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? सरफेस पर। क्लियर आता है। और यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या माना है हमने? 0। आएगा समझ में। ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। तो अच्छा ma इक्वल टू क्या यहाँ पे mg sin थीटा हो जाएगा। m से m a इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin थीटा। अच्छा डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज होगी? न्यूटन सेकंड। उसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों की बात करते हैं अपन। तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन a इक्वल टू ut प्लस ये होता है क्या बेटा? a इक्वल टू सपोज करो कितना चला x, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा। टाइम कितना लग रहा है? आ रही बात समझ में। इसे इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं। यहाँ तक का सीन क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब दूसरा केस इसका बनाते हैं। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर g cos थीटा। पता है सभी को ये? मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीजें कर चुके, आप लोगों को पता है। नीचे की ओर यहाँ पे sin थीटा। किसी एक एक्सेलरेशन से ज्यादा तो शुरू फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर कौन सा? सरफेस टच है ना, जहां पर भी सरफेस से टच होता है उसके परपेंडिकुलर क्या लगता है? अच्छा अगर यहाँ पे रफ सरफेस तो एक और इधर एक और फोर्स लग जाएगा क्या? यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, यहाँ पे ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे। अच्छा नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा? mg cos थीटा। mg cos थीटा। ऊपर वाले कितना लग रहा है यहाँ पे? ma प्लस m लग रहा है क्या? is equal to sin थीटा। ये पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, तो मूव करने पर क्या इसे ma, इसको मैं mu into m लिख सकता हूँ क्या? यस। याद है मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन? mu into n। तो ma प्लस mu, अच्छा n की जगह क्या रख सकता हूँ? mg cos थीटा रख दूं डायरेक्ट? यस। mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ से भी m कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो क्या? इस a को इधर रखा, इसको उधर भेजा तो ये इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस sin थीटा माइनस इसमें एक्सटेंशन थोड़ा कम हो गया क्या? इसमें g sin थीटा था लेकिन यहाँ पे तो माइनस mu cos थीटा और इसमें सबट्रैक्ट हो गया, मतलब ये यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो गया। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में। सेम फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस आ रही बात समझ में। चलिए s सेम डिस्टेंस चलता है x, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी क्या है? 0 अपन ने जस्ट रखा है तो ये 0 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की जगह ये रख दूं क्या? g sin थीटा माइनस mg cos थीटा। आ रही बात समझ में। अच्छा तो टाइम कितना लगेगा? अच्छा kt का अगर मैं होल स्क्वायर करता तो क्या k स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा? इसके लिए सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। आ रहेगा समझ में।
अब दोनों इक्वेशन को क्या कंपेयर कर देते हैं क्या अपन? कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इनको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कैसे होता है। क्या आता है बताओ? फर्स्ट sin theta t square sin theta इज इक्वल टू, यहां से भी इन दोनों में से g कॉमन लिया जाए, sin theta माइनस mu cos theta k स्क्वायर t स्क्वायर। कौन सी चीजें जो ऐसे कॉमन? हाफ जी t स्क्वायर कट गया क्या? यस। चलिए अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इधर थोड़ा स्पेस बचा कर इसको यूज कर लेते हैं। चलिए इधर क्या बचा बेटा? sin थीटा इज इक्वल टू, यहां पे sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू k स्क्वायर, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू k स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ठीक है, इसको नीचे ले आए क्या? तो k स्क्वायर इक्वल टू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तो k इक्वल टू, दोनों साइड रूट ले लूं क्या मैं? बोथ साइड टेकिंग रूट, तो यहाँ पे k स्क्वायर का क्या हो जाएगा? k अंडर रूट sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाता है? आंसर। टफ तो नहीं था? मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इजी भी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये हो रहा है, कॉन्सेप्ट चलता है हर चीज को यहाँ पे अपने को समझना। आप देखो यहाँ पे क्या क्या कौन हमारी अप्रोच क्या बोलती है। हम ये बोलते हैं बेटा कि कोई क्वेश्चन मतलब दे रखा, हम सबसे पहले हमारा टारगेट होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, वहां से निकाले एक्सेलरेशन, है ना, इसी डिस्टेंस x के लिए, जहां पे डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी गिवन है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? सेकंड इक्वेशन। वहां से अपने को पता चल गया ये इक्वेशन आ गई। आ रही बात समझ में? दूसरे में भी क्या बनाना है भैया? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ पे भी क्या फाउंड आउट कर लिया अपने? फाइंड आउट कर लिया a की वैल्यू, एक्सेलरेशन पता चल गया, टाइम और डिस्टेंस के बारे में हमें पता है, तो वहां से भी अपने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ गई, है ना, दूसरी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन और फर्स्ट को कंपेयर कर लिया, वहां से k की क्लियर है बेटा? इसलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी समझ में आ गया जो अपना फार्मूला आया, k इक्वल टू कितना है? अंडर रूट sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस म्यू cos। अरे बस अगर मान लो बंदे ने बोला कि यहाँ पे अपन म्यू जीरो करते थे, देखते अपना पहले से आंसर आ रहा है क्या? फिर भी म्यू जीरो नहीं है तो म्यू cos थीटा वाला टर्म जीरो, sin थीटा अपॉन sin थीटा 1, तो क्या पहले इसमें फिर वो t टाइम आ जाएगा एज। बात समझ में आ गई? चलिए तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, दिस इज सर्कुलर मोशन। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। आ रही बात समझ में? तो सर्कुलर मोशन को अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? अच्छा मुझे सबसे पहले बेसिक बात बताओ, एक वो रोटेशनल मोशन नाम भी किसी ने सुना है कभी? है ना? अच्छा पंखा जो मोशन कर रहा है सर्कुलर है कि रोटेशनल है? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, बताओ बच्चों को सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल ये भी रोटेट कर रहा है, तो इस पंखे की मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन? रोटेशनल बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, और सर्कुलर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? देखो ये चीज क्या होती है, देख जैसे मान लो इस फैन की मोशन, ये फैन एक रिजिड बॉडी है, इस पूरी बॉडी की मोशन को बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। और आप इस पंखे के जो इसके पंख है, जो विंग्स है, उसमें एक छोटा सा ब्लैक डॉट बना दूंगा और फिर उसको वापस घुमा, तो क्या वो डॉट की जगह आपको एक सर्कल बना हुआ नजर आएगा? अरे बस तो उस डॉट की मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अरे बस समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि द लॉट्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर कंबाइन हो जाए आपस में तो उससे क्या बनती है? रोटेशनल मोशन। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए तो यहां से हम सर्कुलर मोशन पे, तो सबसे पहले तो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। लिखिएगा डेफिनेशन में, मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अराउंड ए डेफिनेट पॉइंट, अराउंड ए डेफिनेट पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना इसमें सेंटर, अराउंड ए डेफिनेट पॉइंट इज नोन एज सर्कुलर motion, is known as circular motion. And क्या क्या बोला बेटा मैंने? मोशन ऑफ ए पार्टिकल
अराउंड ए डेफिनेट पॉइंट, डेफिनेट पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? सेंटर इज नोन एज सर्कुलर मोशन एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब कोई डेफिनेट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर एंड पार्टिकल is known as radius, यहाँ पे r क्या है बेटा बताओ जरा? रेडियस है ना, याद है सभी को ये? ठीक, तो r क्या है यहाँ पे? रेडियस। तो भैया यहाँ पे रेडियस समझ में आ गया ये कि सेंटर से लेके तो पार्टिकल के बीच की जो गैप है उसी को तो बोलेंगे अपन रेडियस। तो अगर मैंने अपने जनरल लाइफ में भी आप बहुत सारे सर्कुलर मोशन देखे होंगे, आपने बचपन में किया होगा पत्थर को रस्से से बांध के ऐसे घुमाते थे ना, तो वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन ही है क्या? आएगा समझ में? और कहां सर्कुलर मोशन आपने ऑब्जर्व किए? एक बड़े से झूले में आप बैठे हो, झूले बैठे तो आपकी मोशन उसके झूले के सेंटर को लेके क्या है? सर्कुलर। एक और आता है वो तो वर्टिकल हो गया, एक बचपन में हम एक झूला आता था जिस पे घोड़े पे बैठते थे हम लोग, है ना, वैसे घूमता था आसपास, तो वो भी अपनी मोशन, अपन एक पार्टिकल है तो उसके कोई अपने यहाँ पे मोशन, वहां पे क्या हो गई? सर्कुलर मोशन। आएगा समझ में? लिखिएगा नेक्स्ट। तो ये वाली मैंने डेफिनेशन लिखा दी आपको। अब नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहला लिखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसमें पहले डेफिनेशन लिखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला मैंने क्या लिखा है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, लिखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हो रहा है? ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखिएगा बेटा, इफ ए पार्टिकल has uniform speed during circular motion, if a particle has uniform speed, याद रखना एक पॉइंट, क्या क्या होनी चाहिए भैया? यूनिफॉर्म स्पीड ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, then motion of the particle is known as uniform circular motion, UCM। क्या बोलेंगे? UCM शॉर्टकट में। then motion of the particle is known as, या is called uniform circular motion। तो मसला क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन लिखिएगा बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यूसीएम। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या 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 यूनिफॉर्म होनी चाहिए बताओ जरा? स्पीड होनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, आए बात समझ लिया, इस तरह से, तो अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, मतलब हर जगह इसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो आरे बात समझ में? आपने देखा होगा जैसे अगरबत्ती लगाते हैं अपन, आरती उतारते, याद होगा आपको, वो जो उसका धुएं का भी एक सर्कल बन जाता है किस तरह, तो वो भी क्या है? उसकी सर्कुलर मोशन। अगर अपन ऐसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और अगर ऐसे कर रहे हैं अपन लोग तो वो चाहे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने हाथ की स्पीड सेम है तो फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वन इज सेकंड पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, NUCM। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखिएगा
speed of the particle vary with the time, vary with the time, यहाँ पे स्पीड ऑफ वेरिएबल है क्या बेटा, है ना, वेरिएबल है. If speed of the particle vary with the time during circular motion, then motion of the particle is known as, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, मतलब स्पीड यहाँ पे वेरिएबल है, नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे वेरिएबल स्पीड है. अगर स्पीड यहाँ पे वेरी करती है तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया. आ रही है बात समझ बेटा? तो आपने दो तरह की सर्कुलर यहाँ पे मोशन पढ़ी है. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड द सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ तक का सेम क्लियर है? ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा. ये आर यहाँ पे क्या कहलाती है, रेडियस. ठीक है, इसको बनाइएगा, फिर हम इस पे आगे बातें करते हैं. तो बेटा अभी तक अपन ने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो अभी तक वापस से रिवर्स जाओ थोड़ा सा. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल मूविंग लाइक दैट इन द वे कि भैया उसके डेफिनेट पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, और साथ में उसके अराउंड अगर मूव है तो उसे को सर्कुलर मोशन बोलते हैं. और उस डेफिनेट डिस्टेंस को, मतलब उस सेंटर से लेकर उस पार्टिकल के डिस्टेंस तक को क्या बोलते हैं, रेडियस. आ रही बात समझ में? अच्छा ये बात बताओ, एक पार्टिकल पूरा कंप्लीट एक सर्कल चलता है कितने डिस्टेंस कवर करता है, सरकमफेरेंस के बराबर करता है ना, 2 पाई r. याद है क्या ये? क्लियर है? अभी सारी चीजें अपन ये पढ़ेंगे बिल्कुल एक्यूरेट. ठीक है, तो अब यहाँ से जो भी चीजें आती है, जैसे यहाँ पर हम लोग जो हम वहां पे लीनियर में पढ़ते थे, लीनियर स्पीड, यहाँ पे हो जाएगी वो सर्कुलर स्पीड या एंगुलर स्पीड. जो वहां पे लीनियर था वो यहाँ पे अब एंगुलर. न्यूटन की जो फार्मूले है वो भी एज इट इज वैसा का वैसे ही होंगे, बस वहां पे लीनियर थे और यहाँ पे एंगुलर हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे अच्छा कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या एंगल चल रहा है क्या, जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुआ, एंगल कवर कर रहा हूं, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री. आ रही बात समझ में? मतलब अगर कोई पार्टिकल इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या वो एंगल कवर कर रहा है. तो अगला जो अपना पार्ट आता है वो यही आता है, लिखिएगा, बहुत ही बेसिक है ये, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन. ठीक है, बिल्कुल पहले हम थोड़ा थोड़ी पार्ट कवर करेंगे, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे इस पे. ठीक है, तो चलिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पे बेसिक चीजें मुझे समझना है. जैसे मान लो सपोज कीजिए बेटा कोई पार्टिकल है, यहाँ पर ये एक बॉल हमने बांध दी, छोटा सा पार्टिकल है, और ये डिस्टेंस, ये क्या हमारा सेंटर होगा, और सेंटर से लेके पार्टिकल की डिस्टेंस के लिए रेडियस होगी. क्लियर है? अब ये यहाँ से सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी टाइम पर, और ये जो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाता है. ठीक, यहाँ पे पहुंच गए. अच्छा ये आ रहे तो ये भी आ रही होगी, और इसने एंगल चला यहाँ पे, आ रही बात समझ में? और ये यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी, और इस पॉइंट की डिस्टेंस को मान लेते हैं x. मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, AB इज इक्वल टू क्या बोला आपने? एक्चुअली आपने एक चीज आप बोल करना, सर्कुलर मोशन जो होती है ना वो छोटे छोटे लीनियर पार्ट से, मतलब लीनियर मोशन से मिलके बनी होती है. आप अगर मान लो आपने बेंगल है, मतलब जैसे ग्लास बेंगल्स है, उसको आप जैसे मान लो यार रिंग ले लो आप एक पतले तार, उसको छोटे पार्ट में अगर आप कन्वर्ट करो तो क्या वो छोटे लीनियर पार्ट है. अरे बस समझ में? मतलब ऐसी छोटी लीनियर मोशंस मिलके क्या बना रही है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन. मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो छोटी लीनियर मोशंस को इस फॉर्मेट में अरेंज करें कि वहां से एक सर्कल बन जाए. आ रही बात समझ में?
तो उन्हीं मोशन की जो सम को क्या बोलेंगे अपन, सर्कुलर मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि सारे बच्चों को यार? आपने जनरल थीम भी देखो, आप एक तार लेना, उसका एक सर्कल बना लिया अपन, अब उस तार को ऐसे कैंची से छोटे 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 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, तो क्या वो छोटे छोटे पार्ट वो लीनियर पार्ट होते हैं क्या? तो हम ये बोल सकते हैं छोटे छोटे लीनियर पार्ट्स जो है वो मिला के क्या बनाते हैं, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, x। और अच्छा यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस, रेडियस की स्पेलिंग याद है सभी को, क्या होती है, ऐसे होता है, कितनी दे रखी है, r। आएगा समझ। और ये जो एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम A to B इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपना, थीटा। यानी का सीन क्लियर है? आपने 6th क्लास में 6th या 7th में एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। कैसे कुछ था? अब यहाँ पे आर्क इक्वल होता है एंगल इनटू रेडियस। अच्छा रेडियस जो एंगल इनटू रेडियस, तो यहाँ पे एंगल कितना है बताओ, रेडियस आर। अच्छा आर कितनी हो गई यहाँ पे, x। आएगा समझ? तो यहाँ पे ये जो थीटा जो है इसे बोलेंगे अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर तो रेडियस x है, और यहाँ पे जो x है, x क्या लीनियर है क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा r। अगर हमें एंगल पता हो, रेडियस पता हो, तो क्या r को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, आसान है। तो यहाँ से ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा लीनियर, तो ये एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटा यहाँ तक का सीन क्लियर है? 6th क्लास का हमने फार्मूला यूज किया है यहाँ पे, वी नो दैट आर्क इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक रिलेशन मिला x इक्वल टू थीटा r, ये मिला। अब इसको मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या dx अपॉन dt इज इक्वल टू, थीटा को करेंगे तो d थीटा अपॉन dt। ऐसे कुछ आएगा क्या? लेकिन रेडियस तो कांस्टेंट है, तो आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं उसमें। ऐसे कुछ आएगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। आएगा समझ में? रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। इसमें ये v जो है, ये कौन सी वेलोसिटी है बताओ जरा? और ये ओमेगा है, ये क्या बताओ? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस के बारे में तो आप सब जानते हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है। चलिए इधर का लिखना है। अब यहाँ से अपना क्या आया बेटा, v इक्वल टू आया ओमेगा r, ये आया क्या बोलो? अब यहाँ से v इक्वल टू ओमेगा, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे v को करेंगे तो dv अपॉन dt, ओमेगा को करेंगे तो d ओमेगा अपॉन dt, रेडियस क्या होगा r, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? तो इसे अल्फा से एक और रिलेशन आ गया क्या अपना? यहाँ पे a क्या है मुझे बताएगा कोई? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आज से कोई भी बच्चा अगर मान लो जिसको लीनियर पता हो, रेडियस पता हो, तो क्या वहां से एंगुलर निकल जाएगा? या एंगुलर और रेडियस पता हो तो वहां से लीनियर। तो हमने बेसिक डेफिनेशन मतलब हमने इन दोनों को इस तरह डिफाइन किया है कि ताकि हमें इजीली सारी चीजें क्लियर हो। समझ में आ गया बेटा क्या रिलेशन होता है लीनियर में और एंगुलर में? क्योंकि सर्कुलर मोशन ही एंगुलर मोशन है, वहां पे भी क्या हो रहा है, एंगल कवर हो रहा है। तो चलिए भैया आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी सिर्फ अपन ने यहाँ पर सिर्फ 3 फार्मूले अपने डिजाइन हुए हैं। तो ये x इक्वल टू, एक तो क्या था बेटा थीटा, v इक्वल टू ओमेगा,
और यहाँ पे अल्फा ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से तो आप वाकिफ हो। अब आप वाकिफ नहीं हो किनसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो चलिए पहला पॉइंट आप लिखिएगा, अब इनको डिफाइन करेंगे अपन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको किससे अपन यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं? थीटा से। तो लिखिएगा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में द एंगुलर पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल in a definite time, angular path covered by the particle in a definite time is known as angular displacement. Angular displacement, angular distance भी होती है। अब अपन दोनों को अभी समझेंगे आराम से। जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये हमारी फुटबॉल है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आगे लिखिएगा यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या है? रेडियन। और रिवोल्यूशन अबे दो केस हो सकते हैं क्या बेटा? रेडियन तो मतलब कितना एंगल चला और कितने रिवोल्यूशन में तो काउंट होते हैं। अपन देखते भैया, जैसे मान लो कि अगर किसी पार्टिकल ने 5 रिवोल्यूशन चले तो उसकी एंगुलर डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? एक ने 2 पाई करता है क्या 360 डिग्री, तो 5 कर किया तो 5 मल्टीप्लाई 2 पाई कितना हो गया? 10 पाई चला गया, 10 पाई एंगल कवर किया उसने। मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए भैया, तो एक तो यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट एक तो क्या बोली बेटा मैंने? रेडियन और रिवॉल्यूशन, है ना। एंड एक होती है रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितने रेडियन होते हैं बताओ जरा? 2 पाई रेडियन होते हैं क्या? रिवॉल्यूशन भी यहाँ पे उसकी यूनिट होती है। अगर मैंने n रिवॉल्यूशन में अगर कवर किए तो n रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलता है वो भी समझ में आता है क्या अपने को? 2 पाई इनटू n। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई, 2 में 4 पाई, 3 में 6 पाई, 4 में 8 पाई, 5 में 10 पाई, 2n पाई। आ रही बात समझ में? nth रिवॉल्यूशन में मेरी बात समझ में आ गई? तो यार अगर मैं बात करूं एंगुलर पाथ कवर्ड इन nth रिवॉल्यूशन, अगर मैं मानूं कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना n, एक में 2 पाई चलता है तो क्या n अगर 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई चलता है क्या बेटा? 2 में 4 पाई, तो ऐसे n में क्या n into 2 पाई चलेगा क्या? तो अब ये वाला जो फार्मूला है ये भी आपको क्या याद रखना है? अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, 2n पाई। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगर अच्छा ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ये इसकी पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है। तो अच्छा ये वाला एंगल जो है ये कितना चला? 90 डिग्री बोलते हैं इसको। 90 डिग्री को एक्चुअली बोलते हैं पाई बाय 2। आ रही बात समझ में? पाई का मतलब होता है यहाँ पर 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 180 बाय 2 कितना हो गया? 90। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अगर ये यहाँ पे ये तो हम बोल सकते हैं भैया थीटा 1 से लेके 2 तक चला, कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? पाई बाय 2। बात समझ में आ गई बेटा? और आगे बढ़ा, यहाँ पे पहुंच गया हमारा पार्टिकल। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला बताओ? पाई बाय 2 टोटल पाई चला गया। तो अगर मैं बात करूं थीटा 1 से 3 तक तो ये कितना चला? पाई। क्लियर है? ये दोनों याद रह जाएंगे, रेडियन एंड रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन? 2 पाई। n रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन? 2 पाई। n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया? इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह अब यहाँ पे नेक्स्ट वन आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ओमेगा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी में लिखिएगा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
covered by the particle, the angular displacement covered by the particle in unit time is known as angular velocity क्या बोलते हैं बेटा उसको? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला बेटा मैंने? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में। अरे बस समझ, जैसे मान लो बहुत सारी चीज बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रही है तो उसका क्या एंगुलर स्पीड ज्यादा है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगा रही है क्या एक सेकंड में यूनिट टाइम में, तो उसका जो एंगुलर स्पीड ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं, क्या मेरे डेफिनेशन समझ में आ गई सारे बच्चों को? तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आ रही बात समझ में? अच्छा यार, इसको अगर ये तो एवरेज की बात करें, ऐसे अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इसको क्या डी थीटा अपॉन डी, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या? चलिए अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अभी यूनिट भी देखिएगा, डेल्टा थीटा, थीटा की क्या होती है अभी निकालिए आप, टाइम का सेकंड, तो एक तो इसकी रेडियन पर सेकंड है। आ रही बात समझ में? एंड एक और क्या थी बेटा? रिवॉल्यूशन थी क्या, है ना? तो एक इसकी जो होगी रिवॉल्यूशन पर, अब यहाँ पे मिनट की बात करेंगे अपन, यहाँ पे मिनट्स में सर्च करेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक जो होगी ये होगी रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इनको एक दूसरे में अपन कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। रिवॉल्यूशन की जगह रोटेशन भी लिख सकता है बंदा, वाइब्रेशन लिख सकता है, जो भी लिख सकता है, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है। तो अब देखो इसकी ये यूनिट आ गई। अब अच्छा, मैं रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे? मैंने रिवॉल्यूशन पर मिनट को मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो जरा, तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं कोई बताएगा मुझे? 2 पाई रेडियन होता है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। आ रही बात समझ में? तो ये कन्वर्ट, तो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इक्वल टू कितने रेडियन? 2 पाई बाय 60। आ रही बात समझ में? तो किससे 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दो, या पाई बाय 30 से, एक ही बात है। अच्छा, अगर मुझे बात करें कि भैया 1 रेडियन पर सेकंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट में, 60 को इधर ले जाएं, 2 पाई को नीचे ले जाएं, 60 ऊपर आ गया, 2 पाई नीचे आ गया, तो क्या इतने रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा? तो ये देखो, अब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सभी जगह इसका यूज होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब समझ में आ गया, कितना होता है? 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड, और 1 रेडियन पर सेकंड का मतलब आ गया 60 अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है बेटा? तो ये तो कन्वर्ट हो गया, इसमें डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इनके यूजेस भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ अपन ने डेफिनेशन देखी और मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया वो सारे बच्चों को। चलिए नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला लास्ट बचा है, इसका क्या है भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बताओ जरा? अल्फा से। अल्फा से, ठीक है। तो इसमें भी डेफिनेशन लिखिएगा पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ की कर रहे हैं मतलब हम टाइम की तो बात कर ही रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, is known as angular acceleration, alpha डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। वहां पे डी अपॉन डी पढ़े थे अपन? अरे बात समझ में? अल्फा ये तो एवरेज के लिए और इंस्टेंटेनियस के लिए डी ओमेगा अपॉन डी, मतलब जब टाइम बहुत छोटा हो इसलिए उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। अब ओमेगा, ओमेगा की क्या पढ़ी बेटा यूनिट आपने? रेडियन पर सेकंड पढ़ी क्या? डिवाइडेड बाय टाइम का क्या पढ़ा बताओ जरा? सेकंड। तो ये क्या रेडियन, ये सेकंड नीचे आ गया, सेकंड में ये क्या हो गया? आ रही बात समझ में? तो इसका जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रेडियन इसकी जो यूनिट होती है
वो क्या होती है बेटा, रेडियन पर सेकंड। ज्यादातर आपको इसी का यूज होगा, लेकिन अगर मान लो रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में भी कर दे, एक और क्या होती है, एंड रिवॉल्यूशन पर मिनट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ऐसा भी गिवन हो बेटा तो आप निकाल सकते हो क्या, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको भी अगर अपन कन्वर्ट करें तो निकाल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, मिनट का होल स्क्वायर। एक रिवॉल्यूशन में कितने पाई, 2 पाई रेडियन। एक मिनट में 60 सेकंड, लेकिन उसका भी क्या करें, होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा क्या। आ रही मेरी बात समझ में? तो कन्वर्ट करना आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या इसको, नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये एक वॉच है। अब इसमें 3 नीडल्स होते हैं हमारे, जो हम एक नीडल को हम बोलते हैं आवर वाला नीडल, आ रही बात समझ में, और इससे जो बड़ा होता है वो आता है मिनट वाला नीडल। ये तो आवर वाला एच नाम देते हैं, ये क्या मिनट वाला होता है ना। और इसके साथ ही एक और नीडल होता है जो कनेक्ट होता है सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला जो नीडल होता है ये होता है हमारा सेकंड वाला। अरे बात समझ में? तो आपको निकालना है तो क्वेश्चन लिखिए, रिकॉर्ड हो रहा है क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए वॉच calculate angular speed of second hand, minute hand and hour hand of a watch। चलिए लेट्स ट्राई। देखो बेटा, अब मैंने बात की अपने को, यहाँ पे अपने को एक वॉच दे रखी है, ये इसका सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सबसे फास्ट चलता है वो क्या, सेकंड हैंड चलता है। मतलब इसे पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितने 60 सेकंड लगते हैं क्या, अरे बात समझ में। मिनट हैंड को कितना 1 आवर लगता है क्या पूरा, यहाँ 12 से अगर शुरू किया, वापस 12 से शुरू किया, वापस घूम फिर के वापस 12 पे आ गए, तो 12 घंटे लगेंगे इसको, 1 आवर लगेगा इसको मिनट हैंड। लेकिन आवर हैंड को कितने लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक पहुंचने। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे स्लो कौन सा भाई साहब है अपने आवर, उससे फास्ट मिनट, सबसे फास्ट सेकंड है। अरे बात समझ। चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेकंड हैंड, इसे ओमेगा सेकंड लिख दिया, ठीक है, कर दिया इसको। अब यहाँ पे ओमेगा सेकंड, अच्छा एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, सेकंड मान लो यहाँ से शुरू किया 12 से पूरा घूम फिर के वापस यहाँ पे आ गए, कितना एंगल चलेगा बताओ जरा। 360 को रेडियन में कितना लिखते हैं, 2 पाई एंगल चला, एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी। कितना टाइम में बताओ, 60। तो यहाँ पे 2 बन जाए पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकंड। इसकी एंगुलर स्पीड आ गई क्या, इसी एंगुलर स्पीड से भागेगा हमेशा, बिल्कुल। दूसरा किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिनट हैंड, इसे का अपॉन ओमेगा एम आई एम बोल, ठीक है बेटा।
अगर मैं बात करूं ओमेगा मिनट हैंड की, तो ये अच्छा 1 मिनट हैंड की मैं बात करूं इसकी, अच्छा 12 शुरू पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके वापस 12 पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है मिनट हैंड? 1 आवर लगता है क्या? यहाँ शुरू किया, घूमा फिरा, वापस घूम फिर के वापस 12 मिनट के बाद आ गए, तो कितना 1 आवर लगेगा क्या? अच्छा 1 आवर में कितना चलेगा? एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना रेडियन? अपॉन कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर। 1 आवर को क्या अपन 60 into 60 लिख सकते हैं? 3600 सेकंड। याद ना सबको? 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ये तो क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? उसके बाद अगर मैं बात करूं किस कौन से एंड की? आर एंड की, इसे ओमेगा एचआर लिख रहा हूं मैं, तो ओमेगा एचआर बराबर एक पूरा कंप्लीट ये रिवॉल्यूशन लगाएगा 12 घंटे में लगाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 यहां तक पहुंचने में से क्या 12 आवर लगेगा पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में? चलिए 12 आवर कितना रेडियन चला बताओ जरा? 2 पाई। इसको भी सोल्व कर सकते हैं अपन, तो कितना 2 बन जा पाई बाय 1800 हो गया क्या? है ना? पाई बाय ये भाई साहब थोड़े से स्लो हो गए क्या इसके कंपेयर? या तो पाई बाय 30 था, या तो पाई बाय 1800 हो गया, काफी स्लो हो गए। चलिए इसकी अगर 2 पाई कितना आवर लगता है? 12 आवर लगता है क्या? 12 आवर। 12 एक आवर में कितने सेकंड? 3600 रेडियन पर सेकंड। तो ये आवर इज इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा 43,200 ऐसे कुछ होगा? हाँ 43,200 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओमेगा आवर इज इक्वल टू 2 1 जा पाई डिवाइडेड बाय 21600 या 2 1 जा 2 6 जा 0 आ गया सर। कितना? 21,600 रेडियन पर सेकंड। अरे ये भाई साहब तो हद ही स्लो है यार। आगे बात समझ है ना? सबसे फास्ट तो ये वाले भाई साहब, उसके बाद ये, और उसके बाद ये तो बहुत ही स्लो है। पूरा 1 घंटा मतलब पूरा 12 घंटे लगा देते हैं एक चक्कर लगाने में। क्लियर है बेटा? तो ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए इसको नोट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो भैया सबसे फास्ट सेकंड, उससे स्लो मिनट, सबसे स्लो आवर। यहाँ तक का सीन क्लियर है? तो भैया यहाँ पर हमें इस टाइप के, अच्छा अपनी अर्थ को पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है बताओ जरा? 24 आवर के अराउंड लगता है ना? तो अर्थ की स्पीड निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अपन खुद भी चल रहे हैं क्या अर्थ के साथ? 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर में सेकंड होते हैं 86400 86,400। उसका भी आधा करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 43,200, ये अपनी स्पीड है, एंगुलर स्पीड। लेकिन अगर अब इसमें अब मेरे बोला कि आपने पढ़ा था ना x इक्वल टू थीटा v इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा आ गया। अगर r तो अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है भैया, 6,374 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट बोले तो 6,400 6,400 किलोमीटर। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपनी लीनियर स्पीड भी आ जाएगी? हाँ। अरे v इक्वल टू ओमेगा r पढ़ा है ये अपन ने, याद है क्या सभी को? चलिए तो इसको हटा दे बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो अब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए मेरे ख्याल से। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, it covers 1 revolution in 40 seconds. It covers 1 revolution in 40 seconds. एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड में कवर करता है वो? 40 सेकंड में। आ रही बात समझ में?
then calculate angle covered by the particle in 3 minutes. In 3 minutes. चलो ट्राई कीजिए. ठीक है, ये मान लो यहां से शुरू किया है इसने, ये इधर इस तरह से मोशन कर रहा है. अच्छा, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा आने में इसमें लग रहा है टाइम, ये बता रहा है हमें कितना सेकंड लग रहा है टाइम, 40 सेकंड. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में इसको 40 सेकंड लग रहे हैं. अब बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों को एंगल निकालना है कितने मिनट में, 3 मिनट. आ रही बात समझ में? मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 मिनट. अच्छा, टोटल टाइम अपने पास कितना है 3 मिनट को अगर मैं यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 3 into 60 सेकंड्स होते हैं क्या? 3 into 60 सेकंड कितने सेकंड? 180 सेकंड. यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? मतलब 180 सेकंड में अपने को ये करना है. ठीक है, एंगल. अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन में ये कितना चलता है? 1 रिवॉल्यूशन अभी मैंने बताया था आपको 1 रिवॉल्यूशन का मतलब कितने रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन. यही पढ़े क्या अपन ने? चलिए भैया. अच्छा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया इसने, यहां से वापस आ गया, यहां से कितना चला? 2 पाई चला. कितना टाइम लगा? 40 सेकंड. अपन ऐड करते जाते हैं. t इक्वल टू 40 सेकंड में 1 कितना चला? 2 पाई चल गया. प्लस दूसरा 40 सेकंड कितना? 2 पाई वापस चल गया क्या दूसरा रिवॉल्यूशन? अब नेक्स्ट 40 सेकंड में अगेन 2 पाई चल गया. तीसरा 40 सेकंड अगेन 40 सेकंड कितना चला? 2 पाई. अरे बस कितना हो गया अभी तो 120. एक और चला. अपने पास टोटल टाइम कितना है अपने पास? 180 सेकंड. इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते. चलो एक और चला तो वापस 40 सेकंड. अगेन कितना हो गया? 2 पाई. अरे कितना हो गया? 40 160. अब अपने पास कितना टाइम बचा? 180 था, 160 था, अपन चल चुके 20 सेकंड. अरे बस अब इसको पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में तो मुझे 40 सेकंड की जरूरत है, लेकिन अपन तो 160 चल चुके. 180 अपने पास टोटल टाइम है. कितना टाइम बचा अपने पास? 20 सेकंड. 20 सेकंड में तो क्या ये पूरा नहीं चल के क्या यहाँ से आधा चलेगा? मतलब यहीं पर, क्योंकि टोटल उसे 40 सेकंड लगता तो आधा कवर करने में 20 लगेगा क्या? तो अगला जो चला वो सिर्फ यहाँ पे 20 सेकंड और सिर्फ उसका आधा चलेगा, मतलब. अरे अगर पूरे 40 सेकंड होते हमारे पास तो क्या पूरा चलता है? लेकिन अपने पास सिर्फ 180 सेकंड है, जिसमें अपन ने 4 रिवॉल्यूशन घुमा चुके हैं अपन उसको. तो 160 तो यही हो गए. कितने सेकंड ड्यू बचे अपने पास? 20 सेकंड. और 20 में 5 सेकंड. तो यहाँ पे एंगल टोटल कितना चला बताओ मेरा? प्लस 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 9 पाई चला गया. और यही हमारा आंसर है. नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा. लिखिएगा ए रिंग RING. रिंग तो जानते हो आप? छल्ला मतलब जो हम लोग यहाँ पे ए रिंग मूविंग ऑन लीनियर ट्रैक. रिंग के बाद यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट में कैपिटल R लिख लेना. ए रिंग कैपिटल R का मतलब क्या? इसकी रेडियस कितनी रहती है? मूविंग ऑन लीनियर ट्रैक. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. मूविंग ऑन लीनियर ट्रैक मतलब ऐसे ये इस तरह से इस पे मूव कर रही है. ठीक है, मतलब इस तरह से रोल कर रही है. आगे लिखिएगा. रेडियस क्या लिखा बेटा? लिखिएगा एट इनिशियल a dot at the bottom of the ring. अपने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया मार्कर. ठीक है, मार्कर से एक डॉट लगा दिया. इनिशियली a dot in the bottom of the ring. आरेगा समझ में? then calculate. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. then calculate displacement of the dot. Then calculate
displacement of the door when ring covers 1.5 revolution. When ring covers 1.5 revolution. चलिए लेट्स ट्राई इट, आराम से कीजिएगा। ये रिंग की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। अब ये रिंग मान लो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ये रिंग है, ठीक है, ये हम रेड को इसका ये मान रहे हैं, ठीक है, रेड को इसका बॉटम है क्या है? जब ये रिंग आगे बढ़ रही है, लीनियर मोशन करे, मतलब लीनियर करे, और यहाँ पे जब ये एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाती है तो ये बॉटम वापस रेड हो जाएगा। अरे बात समझ में? अरे जब ये बॉटम पे है, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के बाद ये बॉटम वापस वहीं पे आ जाएगा क्या? जो पॉइंट बॉटम से चला था वापस वहीं जाएगा। कितना 2πr चल लिया इसमें, एक सरकमफेरेंस के बराबर चल लिया क्या? अगला एक और, अब यहाँ पे बोला कि कितने रिवॉल्यूशन की बात करी मैंने? 1.5 रिवॉल्यूशन। लेकिन अब अपने 1 आधा रिवॉल्यूशन बचा, तो जब आधा रिवॉल्यूशन करेंगे तो ये जो रेड कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अरे बात समझ में? मतलब ये जो पॉइंट है इसके बारे में सोचो। पहले एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाया तो वापस बॉटम पे जाएगा, लेकिन वापस और आधा रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे जब 1.5 रिवॉल्यूशन के बाद ये रिंग यहीं पे कहीं होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा क्या? बताओ जरा। यस, ये पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया कैसे? नहीं आया? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसे बॉटम, एक पूरा रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन, फिर आधा रिवॉल्यूशन, पूरा रिवॉल्यूशन, आगे बात समझ, और फिर आधा रिवॉल्यूशन, 1.5 रिवॉल्यूशन बोला ना, 1.5, फिर आधा रिवॉल्यूशन, तो क्या है? यहाँ बॉटम पे था और यहाँ पे टॉप पे चला गया। अच्छा, इतने टाइम अब ये पॉइंट यहाँ पहले यहाँ था ना, अभी यहाँ पे, तो अभी डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, यही बोलते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर ये हमारी इसकी रेडियस r है, तो ये r प्लस r मिलके ये क्या 2r हो जाएगा क्या? ये क्या इसका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ में? अच्छा, 1.5 रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में क्या 2πr चलता है क्या? तो 1.5 रिवॉल्यूशन कितना चलेगा? 3πr। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2πr चलेगा। अरे सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा, तो और आधा रिवॉल्यूशन जोड़ दो, πr और जोड़ दो, तो उसका 3πr। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा बताओ जरा? 3πr। यहाँ का सीन क्लियर है? अब यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है क्या आपका? ये कितने एंगल है? ये 90 डिग्री। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ से हमने पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पढ़ा है क्या? h की जगह क्या ले लेते हैं अपन? d ले लेते हैं, है ना? परपेंडिकुलर 2r प्लस बेस कितना है बताओ? 3πr का, सॉरी 3πr का। यहाँ क्लियर है बेटा? चलिए, d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या मैं? 4 प्लस 9 पाई स्क्वायर, ऐसे कुछ बचा क्या? अब यहाँ पे दोनों साइड क्या लेते हैं अपन? टेकिंग रूट्स बोथ, अंडर रूट जो भी है बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन क्या ले लें? रूट ले लें। अंडर रूट d स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर का, और ये बाकी जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा, 4 प्लस 9 पाई स्क्वायर। आरे बात समझ में? तो ये होगा अपना फाइनली आंसर। अभी लगने में आपको ये लगा होगा, लेकिन ये सच में टफ क्वेश्चन। आरे बात समझ में? तभी का सेंस क्या हमें, अगर मैं मान लो अगर मैं 2.5 बोल देता तो कि 2.5 रिवॉल्यूशन, तो 2πr और चल जाता, 1.5 प्लस एक और, तो 5πr हो जाता है। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 2π, है ना? सॉरी 2πr। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया बेटा अच्छे से? चलिए, तो फिर आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।